अब थर्ड थ्योरी है हम लोगों का कॉम्पेरेटिव एडवांटेज। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज का थ्योरी किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने। तो डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ से पूरा पूरी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि एडम स्मिथ बोलते हैं कि दोनों कंट्री को एक दूसरे से फायदा होता है। अगर एक इंडिया के पास अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है देने को, तो यूएस के पास टेक्नोलॉजी है हमें देने को, मोबाइल है हमें देने को। तो बेसिकली दोनों कंट्री को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का जरूरत है, तो एक दूसरे का एडवांटेज है। पर डेविड रिकार्डो कहते हैं ये तो ठीक है, आप इंडिया और यूएसए का बात कर रहे हो, बट अगर हम एक दो ऐसे कंट्री का बात करें जिसमें एक कंट्री के पास तो सब कुछ है, पर एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसा दो कंट्री अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या होगा? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री और बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर सोचो इंडिया और बांग्लादेश अगर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें इंडिया इंडिया का क्या है? एक घंटे में वीट प्रोड्यूस करता है 6 यूनिट और क्लॉथ प्रोड्यूस कर लेता है 4 यूनिट। पर बांग्लादेश के पास एक घंटे में वीट भी प्रोड्यूस करता है 1 यूनिट, क्लॉथ प्रोड्यूस करता है 2 यूनिट। तो इंडिया हिसाब से खुद ही वीट भी प्रोड्यूस कर लेगा और खुद ही क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर लेगा, उसको बांग्लादेश से कुछ भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर बांग्लादेश को इंडिया से दोनों ही चीज लेने का जरूरत पड़ जाएगा। तो इस तरह तो वो तो ये तो एकदम पहले वाला थ्योरी हो जाएगा, मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, जिसमें बोला था कि एक कंट्री नुकसान में रहता है और एक कंट्री फायदा में रहता है। तो यहाँ पे कॉम्पेरेटिव एडवांटेज वाला क्या बात आ गया? ये कहाँ से अलग हुआ? ये ऐसे अलग हुआ कि पहले तो ए का दोनों ही गुड्स बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से देखें, तो ए दोनों खुद ही बना लेगा, क्योंकि उसको इससे कुछ भी नहीं लेना है, उसके पास दोनों गुड्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और बांग्लादेश के पास दोनों ही गुड्स का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, वो दोनों ही गुड्स उसको इससे लेना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होगा, कुछ करके एडवांटेज आ जाएगा, कंपैरेटिव एडवांटेज आ जाएगा। कैसे? सोचो, एक घंटे में ए 6 यूनिट वीट बना पाता है, 6 यूनिट वीट बना पाता है ए एक घंटे में। और बी को 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटा। इसको 6 घंटा, एक यूनिट ये 1 आवर में बना रहा है, ये 1 आवर में बनाता है 6 यूनिट, ये 1 आवर में बना पाएगा सिर्फ 1 यूनिट। तो इसको इसके बराबर का बनाने में कितना टाइम लगेगा? इसका 6 यूनिट इसको बनाने में कितना घंटा लग जाएगा? पूरा 6 घंटा। तो ये बात क्लियर है, ये एक घंटे में 6 यूनिट बना रहा है, ए जो है वो एक ही घंटे में 6 यूनिट बना लेता है, जो हम ऊपर लिखे हैं। पर बी को 6 घंटा लगता है 6 यूनिट बनाने में, तो बी को ज्यादा टाइम लगता है ये बनाने में। ये क्लियर है? इसके बराबर बनाने के लिए इसको 6 घंटा देना पड़ेगा। ये बात है वीट के लिए। पर अगर हम क्लॉथ के बारे में सोचे, तो ए एक घंटे में बना लेता है 4 यूनिट और बी एक घंटे में बना लेता है 2 यूनिट, एक घंटे में बनाता है 2 यूनिट। तो अगर ये 6 घंटा इसमें नहीं देकर ये 6 घंटे, वो कंट्री तो कोई एक ही चीज बना सकता है ना, तो वो सोच रहा है उसको क्या बनाना चाहिए। यहाँ 6 घंटा देके वो 6 यूनिट बनाता है, तो यहाँ 6 घंटा देके वो 12 यूनिट बना लेगा, क्योंकि एक घंटे में इसका वो 2 यूनिट बनाता है, तो इसके 6 घंटे में वो 12 यूनिट बना लेगा। तो यहाँ पे 6 यूनिट में वो 12 यूनिट बनाएगा। तो वो खुद 6 घंटे में क्या बनाना प्रेफर करेगा? ये बनाना प्रेफर करेगा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है। 6 घंटे में वो यहाँ पे 6 यूनिट बना पा रहा है, यहाँ वो 6 घंटे में 12 यूनिट बना पा रहा है। अब रियल में इन दोनों में इंडिया क्या बनाएगा? इन दोनों में वो एक ही चीज बना सकता है, तो वो ये बनाएगा। तो ये वो क्या करेगा, इससे ले लेगा, क्योंकि खुद वो एक ही यूनिट बना सकता है, एक ही चीज बना सकता है, क्योंकि उसका जो सबसे अच्छा स्पेशलाइजेशन है वो वीट बनाने में है। तो वो क्या करेगा, वो
सिर्फ वीट बनाएगा और क्लॉथ वो बांग्लादेश से ले लेगा। तो वो क्या करेगा, तो देखो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का, अगर हम लोग यूनिट बाई ये करें, ठीक है, तो बेसिकली कंपेयर करके देखें तो हम लोगों को इसमें इस ये हम लोग इससे ले लेंगे, ये हम लोग इससे इंपोर्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड डेविड रिकार्डो इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। Even if one nation is less efficient than the other nation in the production of all commodities, there is still scope for mutually beneficial trade. बोल रहा है चाहे एक कंट्री दूसरे कंट्री से लेस एफिशिएंट रहे, स्टिल कुछ फायदा तो रहता है, कुछ तो देयर इज स्टिल स्कोप फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। आपस में ट्रेड करने का कुछ बेनिफिट तो तब भी रहता मतलब जो लेस एफिशिएंट है उसके पास एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, स्टिल कोई भी स्कोप रहता है कि कोई भी म्यूचुअली बेनिफिशियल आ जाए, फायदा रहे। इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये बेस्ड है इस थ्योरी के ऊपर, विच अज्यूम्स दैट द वैल्यू और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर गोइंग इनटू इट्स प्रोडक्शन। रियल में अगर वो कंट्री, मतलब एक कंट्री के पास जरूर सस्ता लेबर होगा, अगर हम लोगों का कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है तो हमारे यहाँ लेबर चार्जेस भी ज्यादा होगा, और अगर बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड है तो उसका लेबर चार्जेस भी कम होगा। तो उस लेबर का हम लोग लेबर का जो मतलब लेबर का जो कम वैल्यू है उसकी वजह से उन लोग सस्ते में उस सामान को बना लेगा। द above assumption is quite unrealistic। ये एक अजम्पशन है कि अगर वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो उसके यहाँ लेबर भी सस्ता ही मिलता होगा। जैसे अगर इंडिया और यूएसए में ले, तो यूएसए डेवलप्ड है और इंडिया डेवलपिंग है, तो यूएस के सामने इंडिया लेस एफिशिएंट है। तो ये हम लोग देखते ही हैं, यूएस में अगर लेबर मिलेगा तो वो महंगा मिलेगा, इंडिया में लेबर सस्ता मिलेगा। तो ये ज्यादातर देखा जाता है, इसलिए इसको अज्यूम कर लिया गया है। बट जरूरी नहीं है कि ये से तो, पर हम लोग प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लेबर कंसिडर नहीं करते हैं, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पर ये थ्योरी सिर्फ लेबर के ऊपर, लेबर थ्योरी के ऊपर बेस करके दिया गया है। इसलिए लेबर जो अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है उसका लेबर सस्ता ही तो होगा, और जो डेवलप्ड है उसका लेबर भी तो महंगा होगा। तो इसलिए माना जाता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, हम लोग सस्ता वाला, वो तो सस्ते में बना लेगा सामान, हम लोग उस सामान को खरीद लेंगे। बट रियल में सिर्फ लेबर पे बेस्ड करके ये थ्योरी दिया गया है, इसलिए थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट है। लेबर हिसाब से देखें तो ये थ्योरी ठीक है, लेबर को पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करे तो ये थ्योरी अनरियलिस्टिक है। अब हम लोगों का फोर्थ थ्योरी है हेक्सर ओलिन का। ये जो हेक्सर ओलिन थे, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करवाया है जो बाकी तीनों थ्योरी में मिसिंग था। तीनों तीनों थ्योरी में एक गलती था। क्या गलती था वो, तीनों ही कंट्री बोल रहा है कि तुम्हारे पास तो लेबर कॉस्ट कम है, मेरे पास लेबर कॉस्ट ज्यादा है। पर ये लेबर कॉस्ट या जो भी चीज कम ज्यादा होता कैसे है, क्या आज हम लोग देखो, हर कंट्री का अपना एक प्लस पॉइंट होता है, हर कंट्री के पास कुछ ऐसा होता है जो उसको सबसे सुपीरियर बनाता है। तो बेसिकली अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया, इसको बोलते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब होता है एक फैक्टर का प्लस पॉइंट। मतलब जैसे आज इंडिया, इंडिया में इंडिया फेमस है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, हम लोगों का एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया फेमस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, सबसे फाइन क्वालिटी का और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये क्यों बना पाते हैं, हम लोग ये क्यों बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मतलब ये है हमेशा से, हमारे पास अच्छा क्वालिटी का सॉइल है, हमारा वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अच्छे फार्मर्स हैं, फार्मर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। मतलब ये सारे फैक्टर एंडोमेंट है, ये कंट्री का प्लस पॉइंट है, कंट्री का पॉजिटिव बात है कि हमारे पास ये सब है, इसलिए हम अच्छा एग्रीकल्चर कर पाते हैं।
और यूएस क्यों नहीं कर पाता है ज्यादा एग्रीकल्चर? क्योंकि वहां पे फार्मिंग ब्रेन ज्यादा नहीं है, लोगों को नहीं पता कि अगर मतलब टेक्नोलॉजी तो वहां पे भर भर के है कि हम मशीन से सब कुछ कर सकते हैं, बट अपना कॉमन सेंस कि फार्मिंग कैसे कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। इंडिया में ट्रेडिशनल वे से आज भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, बट यूएस में किसी को नहीं पता कि कैसे ट्रेडिशनल वे में। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आज अचार पापड़ ये सब बहुत बनता है, पर दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में, फ्रांस में लोगों को घर पे अचार पापड़ बनाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे ये एंसेस्टर्स ने ये दे रखा है हमें। आज हमें भी आता है, हम कितना भी पढ़ लिख ले, हमें भी पता है हाउ टू कुक, हाउ टू मतलब प्रिपेयर अचार और पापड़। कैसे ये पता है? क्योंकि हमें मेरी मम्मी ने सिखाया, मम्मी को उनकी मम्मी ने सिखाया। तो ये हमारा फैक्टर एंडोमेंट है, ये हमारे पास है, हमेशा से था और है। तो यूएस के पास जैसे कैपिटल बहुत है, हमेशा से यूएस के पास पैसा बहुत रहा है। तो पैसा बहुत रहने से वो लोग जल्दी से किसी भी मशीन्स को खरीद लेते हैं, जल्दी से कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए रिसर्चर्स चाहिए, रिसर्चर्स को पैसा देना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। तो वहां के गवर्नमेंट रिसर्चर्स को पैसे दे पाते हैं, जल्दी जल्दी पैसा दे पाता है, तो रिसर्चर लोग टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाता है, मशीन्स में आगे निकल जाता है। इसलिए यूएस का वो फैक्टर एंडोमेंट है। जैसे चाइना के पास हर चीज सस्ते में प्रोड्यूस कर लेने का कुछ फैक्टर है, तो वो उसका फैक्टर एंडोमेंट है। तो हर आदमी के पास अपना एक प्लस पॉइंट होता है, आई मीन हर कंट्री के पास। तो हेक्सर ओलिन का कहना है कि आज हम कोई चीज अगर सस्ते में कर पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है। तो the immediate cause of inter-regional trade is that goods can be bought cheaper in terms of money than they can be produced at home. हम लोग क्यों करते हैं इंटर रीजनल ट्रेड? क्यों दूसरे कंट्री से सामान खरीदते हैं? क्या खुद बना नहीं सकते? बना सकते हैं, पर हम अगर वो बनाएंगे तो वो सामान महंगे में बनेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर दूसरे कंट्री से खरीद लेंगे तो चीपर दाम में, मतलब सस्ते में आ जाएगा। तो ये क्यों चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड? कि जो चीज, जिस कंट्री को जो चीज ज्यादा चाहिए, वो अगर बनाने लगे तो उसका बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। इसलिए हम लोग बाहर से इंपोर्ट वो चीज को करते हैं जो हमारे खुद के कंट्री में बनाने बैठेंगे तो बहुत खर्चा होगा, बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इफ अ कंट्री इज अ कैपिटल अबंडेंट वन, अगर किसी कंट्री के पास बहुत कैपिटल है, बहुत पैसा है, इट विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो वो सामान बनाता है जिसमें बहुत कैपिटल चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। और जिस कंट्री के पास लेबर बहुत है, हमारे कंट्री में बहुत लेबर है, इंडिया में लेबर की कमी है। आज क्यों कहते हैं इंडिया का वीजा लेने में 6-6 8-8 महीना लग जाता है? क्योंकि तुम अमेरिका के ऑफिस में जाना, अमेरिका का ऑफिस में कंप्यूटर 50 पड़ा हुआ है, पर उस कंप्यूटर को चलाने के लिए जो आदमी है, एम्प्लॉय है, वो सिर्फ 5 है। तो 45 कंप्यूटर खरीद के रखा हुआ है, बट उसको चलाने वाला कोई नहीं है, वो बंद पड़ा है। बट कंप्यूटर पे बैठ के जो आदमी काम करेगा वो सिर्फ 5 है, क्योंकि वहां पे लेबर नहीं है, कैपिटल है। पर अगर अपना इंडिया का बात करें तो यहाँ पर 50 आदमी है पर 5 ही कंप्यूटर है। तो वो 5 कंप्यूटर तो चल रहा है, तो वो 45 आदमी भी तो हाथ से कुछ कर पा रहा है, बैठा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे लेबर का काम ज्यादा हो पाता है, इसलिए इंडिया से लोग बाहर जाते हैं काम करने। कोई अमेरिका से नहीं आता इंडिया में काम करने, क्योंकि वहां ऑलरेडी लेबर नहीं है। तो इसलिए लेबर, इसलिए इस तरह से कंट्री एक दूसरे का फायदा उठाता है। द हेक्सर होलिन थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी स्टेटेड इन द फोर टू थ्योरम। इसको 2 थ्योरम में बांटा गया है, एक हेक्सर ओलिन ट्रेड थ्योरम, एक फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। A country tends to specialize in the export of a commodity whose production requires intensive use of its abundant resources. हेक्सर का कहना है अपने ट्रेड थ्योरम में कि एक कंट्री उसी चीज में स्पेशलाइज हो सकता है जो चीज उसके पास है। आज इंडिया कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में यूएस से ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता। क्यों? यूएस से ज्यादा हमारे पास कैपिटल नहीं है। यूएस कभी भी लेबर इंटेंसिव गुड्स में हमसे ज्यादा डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास लेबर ज्यादा है। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा अबंडेंट रिसोर्स होता है वो कंट्री उसी को अपना स्पेशलाइजेशन बनाता है।
imports a commodity whose production requires intensive use of its scarce resource. सेम बात है, हम लोग उसी चीज को इंपोर्ट करते हैं जो हमारे पास स्केर्स है, कमी है, उसी को इंपोर्ट करेंगे। पर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम बोल रहा है a corollary to the Heckscher-Ohlin trade theory. International trade tends to equalize the factor price between the trading nation. हम लोग फैक्टर प्राइस को इक्वलाइज कर लेते हैं। इसको डिटेल में कुछ ऐसे समझते हैं, रुको। हाँ, तो बेसिकली फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि फैक्टर प्राइस इक्वल होने लगता है। फैक्टर प्राइस इक्वल होने लगता है मतलब जैसे अगर हम लोग बहुत पहले में चले जाएं, तो पहले अगर कोई किसी के घर में कोई मेड काम करती थी, तो वो 500 रुपीज में पूरे घर का काम कर देती थी। क्यों कर देती थी? क्योंकि तब बहुत लेबर थे, बहुत मेड थे, मतलब वो लोग, मतलब बहुत अवेलेबल थे। तो अगर कोई एक मेड आके बोलेगी कि हम 1000 लेंगे, तो उसको कोई रखेगा ही नहीं, वो जॉबलेस हो जाएगी। इसलिए वो 500 में कर देती थी। बट जब टाइम आगे गया, तो क्या हुआ, वो अपने जो बेटी है या बेटा है, उसको वो लेबर नहीं बनाना चाहती, वो उसको किसी स्कूल में पढ़ाई और पढ़ा के कॉलेज करवा के कहीं ऑफिस में जॉब लगवा दी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते लेबर कम होने लगे, और ऊपर से क्या होने लगा, लोग इंडिया से दुबई जाने लगे, कनाडा जाने लगे, दूसरे जो आसपास का फेमस कंट्रीज है, यहाँ से कुछ लेबर वहां माइग्रेट करने लगे। तो कुछ तो एडुकेटेड हो गए, इसलिए लेबर कम गए, और कुछ इंडिया को छोड़कर बाहर चले गए। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे देखे कि इंडिया में लेबर कम होने लगा, और जो लेबर यहाँ था उन लोगों का प्राइस इंक्रीज होने लग गया। तो इस तरह लेबर जो चीप चीज था हमारी कंट्री में, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा समय के साथ। तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, अब जैसे यूएस पहले जो जब आईफोन निकलता था, तो आईफोन की टक्कर का कोई फोन नहीं था। फिर धीरे धीरे सैमसंग आया। अब सैमसंग और आईफोन दोनों का प्राइस लैक्स में रहता है, जबकि पहले अगर हम लोग आईफोन का बात करें तो आईफोन सबसे एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस के पास था। बाद में जब दूसरे कंट्रीज के पास भी वो टेक्नोलॉजी आ गया, तो यूएस का टेक्नोलॉजी का वैल्यू थोड़ा गिर गया। अब ऐसा हुआ है कि हम लोग भी अपना कुछ चीज बना लेते हैं। तो धीरे धीरे जब किसी रीजन से इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ ऐसा होने लगता है, जब लेबर का बात अगर करें, तो लेबर जब धीरे धीरे कमने लगेगा, तो लेबर प्राइस इंक्रीज होने लगेगा, लेबर लोग ज्यादा चार्ज करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो फैक्टर का प्राइस है वो इक्वलाइज होने लग जाता है, मतलब उतना ही होने लगता है। अभी अगर हम लोग सिर्फ कोलकाता का बात कर रहे हैं, इंडिया में ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पर मेड लोग, लेबर लोग बहुत एक्सपेंसिव है। अगर बैंगलोर का बात करें, मुंबई का बात करें, तो ये सारे सिटीज में लेबर्स बहुत महंगे हो चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि आज यूएस में जितना महंगा है, आज धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इंडिया में भी उतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है लेबर का भी चार्जेस। तो लिख रहा है इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू इक्वलाइज। ये क्यों हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। whichever factor receives the lowest price बिफोर टू कंट्रीज इंटीग्रेट, अगर दो कंट्री के मिलने के पहले अगर लेबर लोग, फैक्टर को हम सिर्फ लेबर कंसिडर कर रहे हैं, अगर दो कंट्री के मिलने के पहले, इंटीग्रेट करने के पहले जो फैक्टर लोएस्ट प्राइस था एंड इफेक्टिवली बिकम वन मार्केट विल टेंड टू बिकम मोर एक्सपेंसिव रिलेटेड टू अदर फैक्टर, वो हम लोग देखेंगे अब धीरे धीरे वो महंगा हो गया है। तो फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम हेक्सचर का ही है। हेक्सचर क्या बोल रहा है? हेक्सचर बोल रहा है कि धीरे धीरे, कोरोलरी का मतलब होता है उसी का ये पार्ट है, ये कोई अलग एक थ्योरी नहीं है, ये हेक्सचर का ही है। हेक्सचर ये भी बोला, एडिशनल है ये भी बोल रहा है कि धीरे धीरे फैक्टर प्राइस इक्वलाइज होने लग जाएगा, और होने भी लगा है। अब इसमें सिंपल लास्ट थ्योरी है जो कि फिफ्थ थ्योरी है, न्यू ट्रेड थ्योरी। ये फिफ्थ थ्योरी हम लोगों को क्या बोलता है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं
जो खुद वो सामान बनाते हैं, फिर भी दूसरे कंट्रीज से मतलब सेम गुड्स का इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इंडिया का अगर बात करें, तो हम लोग मारुति का कार खुद बनाते हैं। तो मारुति कार जब हम लोग खुद बनाते हैं, तो हमारे कंट्री ने तो कार प्रोड्यूस किया है, कार हम लोग बनाते हैं, फिर भी हम लोग दूसरे कंट्री से कार को इंपोर्ट भी करते हैं। मतलब कार इंडिया बनाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है, और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करता है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, इंडिया सारा फूड प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, बट स्टिल हम लोग, जैसे अगर चॉकलेट्स का बात करें, इंडिया में बहुत सारे इंडिया के खुद के ब्रांड्स है चॉकलेट के, फिर भी हम लोग बाहर के कंट्री से चॉकलेट मंगाते हैं। बहुत सारा ऐसा, तो इसमें लिखा है डेवलप्ड एंड बिग कंट्रीज आर ट्रेड पार्टनर्स। हम लोग ट्रेड पार्टनर्स हो जाते हैं। मतलब तुम मेरे को होंडा दो, हम तुमको मारुति देंगे। तुम मेरे को होंडा का कार सप्लाई करो, हम तुमको मारुति का कार का सप्लाई करेंगे। मतलब दोनों ही एक दूसरे को कार सप्लाई कर रहा है, दोनों ट्रेड पार्टनर बन जाता है व्हेन दे आर ट्रेडिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। जब सेम सामान बनाता है तो ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन इकोनॉमिक सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में हम लोग खुद का मोबाइल बनाते हैं, फिर भी अपना मोबाइल, फिर भी दूसरे कंपनी के कंट्री के मोबाइल को इंपोर्ट करते हैं, और अपने कंट्री के मोबाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग का सॉफ्टवेयर, ये सब। फूड्स एंड ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव मतलब कार, कार ट्रक बस, कोई भी ऐसा चीज। तो फिर बोल रहे हैं एनटीटी आर्ग्यूज, एनटीटी मतलब न्यू ट्रेड थ्योरी। एनटीटी आर्ग्यूज दैट बिकॉज ऑफ सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट, इट pays to export phones to sale in another country। सेम जो फोन का एग्जाम्पल हम दिए, दोज कंट्रीज विद द एडवांटेज विल डोमिनेट द मार्केट। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है हम लोग के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, हमारा मार्केट बढ़ जाता है, हम हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इंक्रीज हो जाता है। जैसे एज अ फर्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, इट्स कॉस्ट पर यूनिट कीप्स गोइंग डाउन। जब हम लोग कोई भी सामान ज्यादा बनाने लगते हैं, तो हमारा देखना एवरेज कॉस्ट नीचे जाने लगता है। अगर हमको एक मोबाइल बनाने में 100 रुपया लगता है, हम दो मोबाइल बनाएंगे तो हमको फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा नीचे जाने लगेगा, क्योंकि 50-50 रुपया लगने लगेगा। अगर हम तीन मोबाइल बनाएंगे तो 33-33 रुपीज लगने लगेगा। तो अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगा, तो हमें वो सामान सस्ता में प्रोडक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट गिराने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। So if the firm serves domestic as well as foreign market instead of just one, then it cannot recap the benefit of large scale production. Consequently, the profits are likely to be higher. अगर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में भी डील करें और फॉरेन मार्केट में भी डील करें, सिर्फ एक नहीं दोनों में डील करें, तो हम खुद देखेंगे हमारा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा हमारा, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत बढ़ जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ना और प्रॉफिट भी बढ़ जाना। और ये कैसे हो पाएगा, जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा कॉस्ट नीचे आ जाएगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें अपना सामान बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा बेच पाएंगे, तो हमें डिफरेंट कंट्रीज को बेचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह ये फायदा है न्यू ट्रेड पॉलिसी का, कि इंपोर्ट भी करो और सेम सामान को एक्सपोर्ट भी करो। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है, पहला बात तो ये, the value of the product or services is enhanced as the number of individual using it increases। किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है जब उसको ज्यादा लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मारुति का कार यूएस के लोग भी चलाए, जापान के लोग भी चलाएं, तो हम लोग बोलेंगे मारुति एक बहुत अच्छा कार है, सारे कंट्रीज के लोग चलाते हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। पर अगर सिर्फ अपना कंट्री चलाता, तो हम लोग बोलते हैं कि मारुति कैसा एवरेज कार है, सिर्फ अपना कंट्री तो चलाता है। पर अगर किसी कोई सामान को बाहर का लोग भी यूज करता है, तो हम लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छा सामान है। तो इसका मतलब होता है, एक और चीज होता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट होता है जब उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। जैसे हम लोग सोचो, अगर आज कार का इंपोर्ट नहीं करते और हम लोग इंग्लिश मूवीज देखते, तो हम लोग बोलते कि अरे ऐसा कार तो हमको भी चाहिए, पर चला नहीं, खरीद नहीं पाते क्योंकि इंडिया में मिलता नहीं। तो उसके पास है, मुझे भी चाहिए, इसके लिए वो चीज का कंट्री को इंपोर्ट करना हो।
तो और कोई भी चीज का क्वालिटी भी तभी इंक्रीज होता है जब वो चीज ज्यादा लोग यूज करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हर एक आदमी यूज करता है, इसलिए हर दिन उसका वर्जन निकल के आता है। व्हाट्सएप में हर टाइम अपडेशन आता है, क्योंकि सब लोग यूज कर रहे हैं। तो मोबाइल तो कोई भी चीज का क्वालिटी भी तब बढ़ता है जब उसको ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट।